नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2021 की तैयारी बिल्कुल फ्री, राष्ट्र हित में, देसी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। आपको बता दें कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम से संबंधित कोई भी वीडियो मिले तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दो दो नंबर का कुछ इंपॉर्टेंट विद्या क्वेश्चन बैंक के चुनिंदे प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% काम आ सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 मार्क के अतिलघुत्तरीय टाइप्स के प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रॉलेट एक्ट क्या था। जहाँ पर क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट क्या था मेरे प्यारे बच्चों। तो आप ध्यान से प्रश्न को देखिए और आप बिल्कुल माइंड में इसको पाएंगे। ठीक, तो रॉलेट एक्ट क्या था। तो सबसे पहला बात कि रॉलेट एक्ट 1919 सन, देखिए 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, देखिए ध्यान से, शंका के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। देखिए यह भारत के लोगों के खिलाफ कैसा अन्याय था। तो इसमें देख पा रहे हम कि 1919 में रॉलेट एक्ट स्टार्ट हुआ। बस आपको दिमाग में रखना है। जैसे प्रश्न बन सकता है कि रॉलेट एक्ट क्या था, तो आप बताएंगे इसमें कि सबसे पहले यह 1919 ईस्वी में पारित हुआ। राइट, सन भी पूछा जा सकता है आपसे। अब दूसरी बात यहाँ पर कि यह क्या था, तो कह सकते हैं कि यह भारतीय लोगों पर मुकदमा इससे चलता था। ठीक है, और 2 साल तक उसको अंदर भी रखा जा सकता था। ठीक है, बस इस तरह से आप अपने ब्रेन में, अपने भाषिक तौर पर देसी भाषा में दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में काम आ सके। अब आगे चलते हैं हम प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 आपको कुछ इस प्रकार से दे रहा है। कह रहा है कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। ठीक है, तो पहला आंदोलन का नाम पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने सन 1916 ईस्वी में क्या किए, बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की और यहाँ के किसान नील की खेती के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। ठीक है, देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि गांधी जी कब लौट करके आए थे अफ्रीका से भारत। ठीक है, तो आप बताएंगे कि 1900 कितना से 16 ईस्वी में आ गए थे। ठीक है, और उसके बाद से उन्होंने क्या किया था, पहला आंदोलन कौन सा चलाया था, सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से चलाया था, तो यहाँ चंपारण से बताएंगे। कहाँ से बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, चंपारण से चलाए थे। ठीक है, और सत्याग्रह आंदोलन, उसका नाम क्या था, सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी शुरुआत की। अब रामात अंत में आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर नील की चर्चा कर रहा है कि नील की चर्चा क्या होता है, नील की खेती के विरोध में आंदोलन क्यों चल रहा था, इसका मतलब क्या है। तो देखिए नील जो है ये एक प्रकार का ऐसा वायरस है जो जहाँ पर इसकी खेती होती है उस भूमि को ऊसर कर देता है और ख़राब कर देता है। तो ये जो अंग्रेज थे वो अपने देश को इस तरह से बर्बाद करते थे, बेकार बेकार के जैसे धरती को बर्बाद करते थे ताकि यह उपजाऊ न हो सके। ठीक है, और ये मेथिल वायलेट नाम का इसमें एक पाया जाता है वायरस, जो कि इसको क्या करता है, भूमि को ऊसर कर देता है। आपको बता दें कि ठीक है, इस तरह से आप अपने ब्रेन में इसको बना कर रखिएगा ताकि आपको हमेशा ये एग्जाम के समय काम आ सके। राइट, अब चलते हैं हम तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आशा और विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और समझ में आ रहा हो तो इस क्वेश्चन को देख करके आप संकल्प लीजिए कि 5 मेरे गरीब भाई बहनों को इसको जरूर शेयर करेंगे आप। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगला नंबर प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है। बड़ा स्क्रीन में करके आपको दिखाते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको न हो सके। राइट, तो देखिए ध्यान से, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, हैट्रिक नंबर क्वेश्चन आपका है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना। प्रश्न इस प्रकार है कि गांधी जी आखिर असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना, या इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन कि गांधी जी ने अपने पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्यों तर्क दिया। देखिए यहाँ पर 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, एकदम चुपचाप इसको तैयार कर लीजिए दिमाग से।
कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों चुना। फर्स्ट प्रश्न ये रहा। दूसरा प्रश्न कि यहाँ अपने पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में तर्क क्यों दिए। दो बातें, दोनों यहाँ पर क्लियर हो जाएगा यहाँ पर आंसर देख करके। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में, देखिए पुस्तक कब लिखे थे हिंद स्वराज, तो 1909 ईस्वी में कहा था कि भारत में ब्रिटेन शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। ठीक है, यानी भारतीय लोगों ने ही इसको बढ़ावा दिया था ताकि ये मतलब शासन कर सकें। फिर आगे कह रहे हैं और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था, यानी भारतीयों का भी उसमें सहयोग था। इस बात को कहना चाह रहे थे गांधी जी, तर्क दे रहे थे। फिर आगे कह रहे थे कि अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेते तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी का उत्तम विचार, इन्होंने अपना तर्क दिया था कि इसमें जहाँ पर भी ब्रिटिश शासन का सहयोग भारतीयों ने दिया है उसी से वो लोग हम लोगों पर अधिकार प्राप्त कर लिए हैं और शासन भी कर रहे हैं। अगर ये लोग उन लोगों का साथ देना छोड़ दिए तो हम लोगों का स्वराज्य स्थापित हो जाएगा। इसका मतलब आप जोड़कर बता सकते हैं। बस आपको अगर सन याद रखना है तो सन 1909 में क्या हुआ था, तो हिंद स्वराज्य पुस्तक की क्या किए थे, रचना किए थे या बताए थे। राइट मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आपको इस चैनल के माध्यम से लाभ मिल रहा है। तो अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपका चौथा नंबर प्रश्न। तो चौथा नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। देखिए 2020 में पूछा जा चुका है, ये लगभग आपको 2021 में देखने को मिल सकता है। और है क्या, तो कुछ नहीं, एक स्टेटमेंट है, उसको तैयार कर लो, खत्म बवाल। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। देखिए असहयोग आंदोलन को वापस भी लिया गया। अब वापस कब लिया गया, तो देखिए असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण क्या हुआ था, तो वापस लिया गया था। बस आपको दिमाग में रखना है कि असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण क्या हुआ था, तो वापस लिया गया था। बिल्कुल, तो ये कंप्लीट रूप से आपको तैयार हो गया, 2020 में आ चुका है, बिल्कुल आपको तैयार हो गया। अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला नंबर क्वेश्चन 5 नंबर है, कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। ये खिलाफत आंदोलन, कितना अच्छा नाम है, दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा ये। तो देखिए खिलाफत आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, किसने शुरू किया था, प्रारंभ किया था, तो मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने किया था। किसने किया था, मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने किया था। ठीक, तो इसको आप बस दिमाग में एक बार रखिएगा, बिल्कुल एक बार इसे तैयार कर लीजिए, आपको कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है, मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने क्या किया था, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया था। बस इस तरह से। अब चलते हैं हम यहाँ पर आधा दर्जन प्रश्न की ओर। जहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था और इसकी विरोध क्यों हुआ। ठीक है, यानी साइमन कमीशन का गठन हुआ तो इसका विरोध क्यों हुआ। तो यहाँ पर सरसरी नज़रों से थोड़ा तेज इसको देखते हैं क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। फिर आगे क्या हुआ, फिर राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में क्या किया गया, सुझाव देने थे। फिर इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर ये सब जितना भी था ये सब उन लोगों के पक्ष का था चीज़, यहाँ पर अंग्रेज थे। और क्या, इसलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ था। समझ रहे हैं। अब इतना सब माथा पगलाने से कोई मतलब नहीं है, बस आपको इतना पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था और इसका विरोध क्यों हुआ। तो बता देंगे सीधी बात कि कार्यशैली को देखते हुए यहाँ पर किया गया था संवैधानिक का व्यवस्था को। ठीक है, और भारत में विरोध इसलिए हुआ कि इसमें सारे के सारे जो इसके मेंबर थे वो सब के सब कौन थे, सदस्य थे, तो सब के सब अंग्रेज थे बस। ठीक है, इसलिए इसका विरोध किया गया। स्वाभाविक सी बात है कि विरोध किया ही जाएगा क्योंकि जो चीज़ें बनी थी उस देश के व्यक्ति खुद नहीं थे उसमें। अब आगे बढ़ते हैं हम, बस इस तरह से दिमाग में रखिए, जैसे हम बता रहे वैसे ऐसे आप विश्वास मानिए। हर साल बच्चे तैयार करते हैं और
बेस्ट मार्क लाते हैं और वो मेरे को खुद बताते हैं कमेंट के माध्यम से कि सर आप बहुत बेस्ट तरीक़ा से समझाते हैं, जो मेरे एग्जाम में बिल्कुल काम आ सका और हमने आसानी से इसको बना करके अपने भाषा में शुद्ध रूप से लिखा। राइट मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आपका मार्क कभी भी बेस्ट आए एग्जाम में और आप अच्छा कर सकें। अब 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय किन समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। देख रहे हैं, ये जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था तो उसमें इनको ये भी डर था कि कुछ समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास भी था, यानी वो माहौल भी बनाए हुए थे। तो वो कौन लोग थे, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय कुछ मुस्लिम समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। ठीक रहे, और कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा वर्ग किसी संयुक्त राष्ट्र संघ के तैयार नहीं था। समझ रहे हैं ना, देख पा रहे हैं। फिर कह रहा है कि बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता किए जा रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की कह रहा है कि यहाँ पर संस्कृति और पहचान खो जाएगी। राइट, इस तरह से इन लोगों को एक शंका बना हुआ था और ये मतलब सोच विश्वास का माहौल लगभग बना हुआ था, संदेह का और विश्वास का। तो ये बातें आप जोड़ करके बना लीजिएगा। ठीक है, बस कुछ है नहीं इसमें, दिमाग से आप अपने सोचिएगा क्योंकि आपको लिखना है। ठीक है, हम तो बता रहे हैं, उसमें आपको जो अच्छा लगे उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए, जो आपको बुरा लगे, जो आपसे तैयार ना हो सके उसको सीधा नेगलेक्ट कीजिए। राइट, बस अब अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 8वां है। देखिए 8वां प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि लोगों को एकजुट करने में झंडे का क्या योगदान था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत होशियार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो लोगों को एकजुट करने में झंडे का क्या योगदान था। देखिए तो झंडा किस तरह से लोगों को ये एकजुट किया, इसका योगदान आपको बताना है। बस सोच सकते हैं क्वेश्चन को, बस एक बार समझ लीजिए अपने माइंड में, उसके बाद आप तो एक बार पढ़ने के बाद से फटाफट आप खुद बनाने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए आप इसका आंसर हम दे रहे हैं। राष्ट्रीय नेता लोगों को एकजुट करने के लिए बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा पीला नीला लाल, देख रहे हैं यहाँ पे हरा पीला लाल तैयार किया गया और फिर इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल, ठीक है, और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचक्र दर्शाया गया था। फिर क्या हुआ, 1921 तक गांधी जी ने भी तिरंगा सफ़ेद हरा और लाल जिसके मध्य में चरखा था तैयार कर लिया था और जुलूसों के में यह झंडा थामे शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं कि मतलब झंडा के वजह से भी मतलब इसमें चक्र को दिखाया गया था और गांधी जी ने इसको बनाया था चक्र को, और उसके बाद से इसमें हरा था सफ़ेद था, 3 कलर इसमें बना करके बनाए थे। यह अलग अलग रंगों का अलग अलग महत्व है। आपको बता दें कि जो चीज़ें पूछा गया था वो उसमें शांति का प्रतीक था जो सफ़ेद था, और चक्र का प्रतीक था कि आप आगे बढ़िए, और इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें इसका महत्व को समझा गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ये देखिए 1 मार्क 2 मार्क के मिलने वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा लिखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। बस दिमाग में जो आए फिट रहे उन्हीं चीज़ों को आपको क्या करना है, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दीजिए, आपको मार्क मिलेगा, किसी प्रकार से कटेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। फिर नेक्स्ट अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन को की प्रेरणा से रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात कवि को किस प्रकार चित्रित किया। राइट, तो इस बात को देखिए ध्यान से। कह रहा है कि इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया। देखो एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया, वह शांत गंभीर दैवीय व आध्यात्मिक गुणों के संयुक्त दिखाई देती है। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्र में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। राइट, इस तरह से एक फिगर बना दिया गया और फिगर बना करके उसमें दिखाया गया कि मतलब ये बहुत ही अच्छी सन्यासिनी के रूप में इसको माना गया, इनका नाम पड़ गया भारत माता। ठीक है, ताकि इनसे लेकर के लोग प्रेरणा लेने लगे और उसके बाद से इसको मानने लगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसको किसने बनाया, इसको किसने छायांकित किया, तो इस सबसे बड़ा बात यही है कि आपको बस दिमाग में बना रहिएगा कि इनको
बनाने के लिए टैगोर जी ने मेहनत किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम आगे नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसकी कोई एक शर्त बताइए। राइट, तो देखिए यहाँ पर सन याद रखिए, गांधी इरविन 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ। राइट, फिर क्या था कि इस समझौते में सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बड़ी रिहा कर दिया जाएंगे, जो भी हैं बंदी उनको रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस समझौता का मतलब यही हुआ कि जो कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। और ये कब स्टार्ट हुआ था गांधी इरविन समझौता, तो समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौता में यही था कि बंदियों को बाहर किया जाए, बस दिमाग में ये रहेगा। 5 मार्च 1931 में ये समझौता हुआ और इस समझौते का मुख्य काम क्या था, तो बंदियों को बाहर करना। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न 11 नंबर है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से विदेशी वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा है। आप जानते भी होंगे कि हम कितने दिनों से दूसरे देश पर आश्रित रहते हैं, आज भी हम वही काम कर रहे हैं जो पहले किया करते थे। ठीक है, यहाँ पर पूर्णतया अपने देश में परित्याग नहीं हो पा रहा है किसी भी चीज़ का, लेकिन करना चाहिए। राइट, अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। और आंसर में क्या है, तो आंसर में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। अब गया किस आंदोलन के दौरान, तो असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। और देख पा रहे हैं कि 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था, मतलब कम हो गया। इसकी कम कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने का इनकार कर दिया। वाह, कितने बेस्ट काम किए थे उस समय। देख रहे हैं, महात्मा गांधी के दौरान बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर 1 दर्जन क्वेश्चन। ठीक है, 1 दर्जन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो देखिए बाल गंगाधर तिलक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धड़ाधड़ आने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। राइट, अब आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको सबसे पहले आप लाइक कीजिए और उसके बाद आगे देखिए। राइट मेरे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है। 1859 कह रहा है कि 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट की कोई एक विशेषता लिखिए। देख रहे हैं यहाँ पर तमाम प्रकार के एक्ट दिए गए हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट, तो 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट की कोई एक विशेषता लिखिए। तो कह सकते हैं हम कि यहाँ पर बंगाल में, समझ रहे ना, यहाँ पे बागान में काम करने वाले मजदूरों की बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। यानी कहने का मतलब ये एक्ट जो था, ये कोई बागान में मतलब मजदूर काम कर रहा है तो उसको बागान से बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं थी, तो यही एक्ट था ये। राइट, इस तरह से आप बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही आशा के साथ बता रहे हैं कि ये आपसे कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। कह रहा है कि पूर्ण राज्य स्वराज्य उद्घोषण कब किया गया, पूर्ण स्वराज्य का उद्घोषण कब किया गया, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया, तो पूर्ण स्वराज्य का उद्घोषण किया गया। अब देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो कंप्लीट हो गया। हर एक क्वेश्चन को हमने अटैच किया और देखा। अब आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम।